नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर। दोस्तों 71 बीपीएससी पीटी स्पेशल क्लास के अंतर्गत पॉलिटी सीरीज में हम लोग जिस टॉपिक को करेंगे वह है भारतीय शासन प्रणाली, राष्ट्रीय प्रतीक और राज्य और संघ से संबंधित टॉपिक को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इसके बाद हम लोग 40 एमसीक्यू इसी टॉपिक पर आधारित करेंगे जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा अर्थात एमसीक्यू होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भारतीय शासन प्रणाली हम लोग टॉपिक को बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे और वही चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है और जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो पहला पॉइंट, भारत में संसदीय प्रणाली लागू है जिसका अर्थ है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए क्वेश्चन यहाँ कैसे बनता है कि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, बराबर यह पूछता है लोकसभा, राज्यसभा या संसद। तब आपको देखिए अगर केवल संसद दे दे तो आप संसद को टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ दे दे कि लोकसभा के प्रति, कि राज्यसभा के प्रति, कि संसद के प्रति, तब आप यहाँ ना लोकसभा को टिक करेंगे। याद रखिएगा क्योंकि कार्यपालिका ना लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन यदि यहाँ पे लोकसभा डायरेक्ट इंडिकेट न करे, केवल संसद, तो आप सांसद को भी आंसर टिक कर सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन यदि संसद दे, राज्यसभा दे, लोकसभा दे, इनमें से कोई नहीं, तब लोकसभा को टिक करिएगा, है ना, राज्यसभा को नहीं। याद रखिएगा पूछेगा कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है तो लोकसभा, लेकिन लोकसभा यदि नहीं रहेगा उसमें तब आप संसद को टिक कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, इस प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी जबकि भारत ने स्वतंत्रता के बाद इसे अपनाया। देखिए आपसे पूछेगा कि संसदीय प्रणाली की शुरुआत किस देश से मानी जाती है तो आप कहेंगे ब्रिटेन, ब्रिटेन से शुरू हुई थी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की संसद ब्रिटिश संसद से इस मायने में अलग है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा कि भारतीय मतलब संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से किस मायने में अलग है, तो ऑप्शन 4 दे और एक वो यह भी ऑप्शन दे न्यायिक पुनर्विलोकन, तो याद रखिएगा कि वहाँ पे इंग्लैंड में ना न्यायिक पुनर्विलोकन की जो व्यवस्था है ना वह नहीं है ना। मतलब भारत में न्यायपालिका को संविधान के खिलाफ बने किसी भी कानून को रद्द करने का अधिकार है जिसे न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं, और ब्रिटेन में ना ऐसा नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत में मंत्रिपरिषद ना लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए इसे संसदीय प्रणाली कहा जाता है। देखिए ये चीज़ें जो यहाँ हम लोग देखे थे कि भारत में संसदीय प्रणाली लागू है जिसका अर्थ है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो वही चीज़ यहाँ भी है, लेकिन थोड़ा सा शब्द का मतलब अंतर बदल गया। भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, यहाँ भी ऑप्शन वैसे ही होगा कि राज्यसभा, लोकसभा, संसद, तब लोकसभा मतलब देना है ट्रिक। लेकिन अगर दे दे केवल संसद और न्यायपालिका और दे लोकसभा अध्यक्ष, तब यहाँ पे लोकसभा तो है नहीं डायरेक्ट, तब संसद को ही आप टिक करेंगे। मतलब क्वेश्चंस के ऑप्शन को देखकर आपको आंसर करना है, याद रखिएगा। अब पूछेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चंस कि मंत्री लोकसभा क्या बोलते हैं, हाँ ये जो जिस व्यवस्था में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, मतलब उसे कौन सी शासन प्रणाली, तो संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसे मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। समझ रहे हैं ना आप। अब देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व, अब देखिए इसका मतलब यह है कि सरकार को तब तक सत्ता में बने रहने का अधिकार है जब तक उसे लोकसभा का ना, एक कहने का मतलब है कि विश्वास मतलब प्राप्त होता है। लेकिन जो यहाँ शब्द यह कह रहा है कि मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व, इसका क्या अर्थ है, तो देखिए यदि कोई मंत्री, एक मंत्री भी गलती करता है ना तो पूरी सरकार जिम्मेदार मानी जाती है और पूरा मंत्रिपरिषद ना एक टीम की तरह काम करता है, याद रखिएगा। अगर एक मंत्री के प्रति भी अगर आप विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया ना तो समस्त मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहा जाता है ना कि मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व निहित होता है। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रणाली में विधायिका का कार्यपालिका पर प्रभाव और कंट्रोल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट,
भारत को गणराज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ राज्य प्रमुख निर्वाचित होता है, मतलब मनोनीत नहीं होता। अब देखिए, क्योंकि भारत में जो राष्ट्रपति होता है ना, वो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। वह किसी राजा की तरह वंशानुगत नहीं होता है, जैसे ब्रिटेन में देखने को मिलता है ना। ब्रिटेन में देखिएगा ना कि वहाँ पे वंशानुगत मतलब राजा बनता है, लेकिन भारत में वैसी प्रणाली नहीं है, इसीलिए इसको गणराज्य कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है, तो इस पॉइंट को ना, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संघवाद और संविधान की प्रकृति। अब हम लोग इस पॉइंट को देखेंगे। भारत को सहकारी संघवाद कहा गया है, किसके अनुसार? आपसे पूछेगा कि किसने भारत को सहकारी संघवाद मतलब से संबोधित किया, तब आप कहेंगे जी ऑस्टिन के अनुसार, है ना। मतलब यहाँ ना केंद्र और राज्य मिलकर कार्य करते हैं। अब देखिए, जी ऑस्टिन के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कार्य करती है, और यही ना एक प्रकार से सहकारी संघवाद मतलब सब, इसीलिए इसको ना सहकारी संघवाद के नाम से इस व्यक्ति ने मतलब बोला है या रूपित किया है। जो भी आप समझ सकते हैं समझ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, केसी वेयर के अनुसार भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। देखिए, आपसे पूछेगा क्या कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, किसने मतलब बोला है ना। 4 ऑप्शन दे देगा उसी में, तो आप इस नाम को याद रखिएगा, केसी वेयर, है ना। इस नाम को आप याद रखेंगे तो आंसर आपसे बन जाएगा। मतलब भारत का संघ ऐसा है जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति है, इसीलिए इसे पूरी तरह संघीय न मानकर अर्ध संघात्मक राज्य माना गया है। किनके अनुसार? केसी वेयर के अनुसार। याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा कि किसने बोला है इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान को अत्यधिक कठोर और अत्यधिक लचीले के मध्य संतुलनपूर्ण माना जाता है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये टाइपिंग में गलत हो गया है, इसको मतलब आप नहीं पढ़ेंगे, है ना। देखिए, आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान मतलब कैसा इसकी प्रकृति है, तो याद रखिएगा अत्यधिक कठोर और अत्यधिक लचीले के मध्य ना संतुलन पूर्ण है। अब देखिए कैसे, अब देखिए कुछ अनुच्छेदों को बदलना बहुत आसान है, जैसे संसद द्वारा सामान्य बहुमत से संशोधन, लेकिन कुछ में ना राज्यों की ज़रूरत, सहमति ज़रूरत होती है, विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है। मतलब यही संतुलन संविधान को लचीला और कठोर दोनों बनाता है। अर्थात कुछ संशोधन सरल है, मतलब सरल तरीके से साधारण बहुमत से, और कुछ अधिक कठिन, मतलब उसमें आप देखेंगे कि राज्यों की सहमति भी होनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि अत्यधिक कठोर और अत्यधिक लचीले के मध्य संतुलन है। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भारत का संविधान कठोर संघीय ढांचे में नहीं ढाला गया है ना। आपसे यह लाइन पूछ सकता है किसने कहा, तो देखिए डॉक्टर अंबेडकर का नाम याद रखिएगा। मतलब उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान कठोर संघीय ढांचे में नहीं ढाला, बल्कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से नहीं से लचीला रखा गया है ना। बस एक कथन याद रखिएगा और किसने बोला यह याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन किया था, जिसमें पार्टियां प्रमुख नहीं हो। देखिए, दोनों नेता ना दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर थे, यानी जहां पार्टियों राजनीतिक पार्टियों की जगह ना व्यक्ति आधारित मतलब राजनीति हो। मतलब राजनीतिक पार्टियों को ना ये पूरी तरीके से एक प्रकार से समर्थन नहीं करते थे। हो सकता है पूछ दे आपको कि दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन किसने किया था, इसमें नाम अगर किसी एक का भी दे दे, महात्मा गांधी या दोनों का या और किसी का, तो आप याद रखेंगे कि महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। मतलब इसको आप ऐसे ही याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं हम। अब देखिए, सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछेगा कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली सबसे पहले कहाँ पर मतलब लागू की गई, तो याद रखिएगा यह प्रणाली सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू की गई, है ना। मतलब अमेरिका में राष्ट्रपति ही सरकार का प्रमुख होता है और संसद को जवाबदेह नहीं होता है, याद रखिएगा। मतलब सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कार्यपालिका की सारी शक्ति ना राष्ट्रपति में निहित होती है। आपसे पूछेगा किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, तो याद रखिएगा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति ही सरकार का प्रमुख होता है और वह मंत्रियों की नियुक्ति में स्वतंत्र होता है। मतलब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ना आप देखेंगे कि राष्ट्रपति ही मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट,
राष्ट्रपति द्वारा चुने गए मंत्री संसद को उत्तरदायी नहीं होते, इसलिए यह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। इसको ऐसे ही याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की कौन सी विशेषताएं हैं, 1 2 3 4 5 करके दे दे, 4 करके दे दे और पूछे कौन नहीं है, तो ये सब तथ्य ना याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रणाली में सत्ता केंद्रित होती है और संसद की भूमिका नाम मात्र की रह जाती है। इस चीज को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जहां से आपसे मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य का 4 अनिवार्य तत्व, चाहे पूछेगा राज्य के कौन अनिवार्य तत्व नहीं है, तो चारों याद होना चाहिए आपको। संप्रभुता मतलब स्वतंत्र सत्ता, जनसंख्या मतलब नागरिक, भूभाग मतलब निश्चित सीमा वाला क्षेत्र, सरकार मतलब प्रशासनिक तंत्र। समझ गए होंगे। ये चारों में से 3 दे देगा आपको और 1 नहीं देगा, तो आप चारों को याद रखेंगे, संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग और सरकार, तब आप आंसर कर लेंगे। ये क्वेश्चंस आता है। अब हम लोग देखेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, है ना, इम्पोर्टेंट मतलब क्या है एग्जाम के दृष्टिकोण से। वैसे तो आपको याद होगा, बट एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, पूछेगा भारत की राष्ट्रीय पशु कौन है, तो बाघ है ना, आप बिल्कुल टिक कर लेंगे। ये जो बाघ है ना, किसका प्रतीक है, शक्ति, साहस ना और गौरव का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए हर इसे राष्ट्रीय पशु माना जाता है। मतलब बाघ ना बहुत शक्तिशाली और बहुत साहसी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसे माना जाता है, तो मोर को माना जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए, मोर सुंदरता और रंग बिरंगी संस्कृति का ना प्रतीक माना जाता है। हो सकता है आपसे पूछ दे कि किस पक्षी को भारत में राष्ट्रीय मतलब पक्षी माना जाता है, जो मतलब रंग बिरंगी संस्कृति का और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है, तब भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसी मोर के बारे में कहा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो कमल है। अब देखिए, कमल ना पवित्रता और भारतीय मूल्यों का ना प्रतिनिधित्व करता है, याद रखिएगा इसको। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बरगद है, इसको आप ध्यान रखेंगे। वैसे आपको याद होगा, बट फिर भी एक बार देख लीजिए। अब देखिए, बरगद क्यों, बरगद ना दीर्घायु, गहराई और भारतीय परंपरा का ना प्रतीक माना जाता है, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो आम है, क्यों, क्योंकि स्वाद और लोकप्रियता का ना प्रतीक माना जाता है आम। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का राष्ट्रीय नदी मतलब राष्ट्रीय नदी किसको घोषित किया है, तो गंगा को किया है। आप देखेंगे भारत सरकार द्वारा 2008 में घोषित किया गया था, है ना। अब देखिए, गंगा को क्यों, क्योंकि आध्यात्मिकता, जीवन और संस्कृति का ना स्रोत माना जाता है इस नदी को, याद रखिएगा, इसीलिए इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम है, याद रखिएगा। अब देखिए, वंदे मातरम क्यों, अब देखिएगा, देशभक्ति और मातृभूमि को ना यह आह्वान करने का काम करता है। अब आपसे पूछेगा बंकिम वंदे मातरम किसका है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से इसको लिया गया था, याद रखिएगा, इस नाम को ऐसे ही याद रखेंगे। प्रश्न पूछेगा कि वंदे मातरम को किनके उपन्यास से लिया गया था, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से। चाहे पूछेगा आनंद मठ से जो वंदे मातरम लिया गया था वह किनका रचित किया गया है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, गीत का पहला गायन, गीत का मतलब राष्ट्रीय गीत को पहली बार कहाँ गाया गया था, तो याद रखिएगा 1896 में गाया गया था, यह कांग्रेस अधिवेशन में। इस पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे ऐसे, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय गान पूछेगा, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो जन गण मन है। इसका रचनाकर्ता कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, क्यों। अब देखिएगा, राष्ट्रीय एकता और ना इस सम्मान का एक प्रकार से यह गान माना जाता है, जन गण मन। नेक्स्ट पॉइंट, गान का पहला गायन कब किया गया, तो 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था कोलकाता में, याद रखिएगा। इस डेट को इसी तरीके से आप याद रखेंगे कि इसका गायन सबसे पहले कहाँ किया गया, कब किया गया, तो 27 दिसंबर 1917 को कहाँ किया गया, कलकत्ता में किया गया। अब देखिए, राष्ट्रगान को मान्यता कब दी गई, तो डेट याद रखिएगा कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसकी मान्यता दी गई। बिल्कुल इसी रूप में आप इसे याद रखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज मतलब 3 रंगों में भारत का मतलब ना संदेश, शांति, साहस और समृद्धि का प्रतीक, है ना। अब पूछेगा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, तो डेट याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया, है ना।
अभी जो ध्वज था ना, इसका डिजाइन करता कौन थे, है ना, तो नाम याद रखिएगा, पिंगली वेंकैया द्वारा इसे तैयार किया गया था। अब पूछेगा ध्वज का अनुपात क्या है, तो 3:2 में यह मतलब है। इसको इसी तरीके से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट चलिए देखते हैं। मूल मंत्र देखिए, सारनाथ स्थित में ना अशोक से एक सत्यमेव जयते लिखा हुआ। आपसे पूछेगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसको याद रखिएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस यही पूछता है कि सत्यमेव जयते मतलब ना कहाँ से मतलब लिया गया है। तो ये याद रहेगा आपको कि क्या बोलते हैं, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है ना, कि सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रगान की अवधि कितनी मानी जाती है, तो 52 सेकेंड। कभी यदि आपसे पूछेगा तो जरूरी से सही करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय कैलेंडर, है ना, राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया, तो शक संवत पर आधारित है, जिसे 22 मार्च 1957 को लागू किया गया था। डेट याद रखिएगा। हो सकता है आपसे पूछ दे कि पहला महीना किसे माना जाता है, तो चैत्र को माना जाता है, याद रखिएगा, है ना। अंतिम महीना किसको माना जाता है, तो फाल्गुन को माना जाता है, याद रखिएगा, है ना। ये दोनों याद रखिएगा कि शुरुआती महीना किसको माना जाता है, तो चैत को माना जाता है। अंतिम महीना जिसको गांव में फागुन बोलते हैं लेकिन फाल्गुन होता है ना, इसको माना जाता है। दोनों फैक्ट को ना याद रखेंगे। अब देखिए, लीप वर्ष में कैलेंडर वर्ष कब माना जाता है, तो 21 मार्च को माना जाता है, याद रखिएगा। लीप ईयर में कैलेंडर वर्ष कब माना जाता है, तो 21 मार्च। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग इस टॉपिक को देखें, एक पॉइंट इसमें और होगा, उसे भी देखते हैं। चलिए, राष्ट्रीय दिवस किसको किसको माना जाता है, तो देखिए 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को ना एक प्रकार से भारत सरकार द्वारा मतलब घोषित किया गया है राष्ट्रीय दिवस। मतलब 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को मतलब गणराज्य रूप में, और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी को समर्पित दिन माना जाता है ना। अब देखिए, इन तीनों को ना राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, याद रखिएगा, 3 राष्ट्रीय दिवस, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखने का प्रयास करेंगे। संघ और उसका राज्य क्षेत्र से इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र देश बना। आपसे पहले यही पूछ देगा कि भारत और पाकिस्तान किस अधिनियम के तहत स्वतंत्र बने, तो याद रखिएगा 1947। नेक्स्ट इससे संबंधित पॉइंट, भारत में 552 देशी रियासतें थी, जिनमें से 449 भारत में सम्मिलित हो गई। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनता है कि जो 3 थे ना, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, कैसे मतलब भारत में शामिल हुआ, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो देखिए पूछेगा, पुलिस द्वारा कार्रवाई करके भारत में विलय किस रियासत को किया गया, तो हैदराबाद को, याद रखिएगा। जनमत संग्रह द्वारा किस रियासत को शामिल किया गया, तो जूनागढ़ को। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर किसको शामिल किया गया, तो कश्मीर को किया गया। इसी तरीके से याद रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न पूछता है। ये भी याद रखिएगा कि 549 भारत में सम्मिलित हो गई, लेकिन 3 को ना विशेष मतलब तरीके से शामिल करने का प्रयास किया गया। अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब अनुच्छेद, मतलब संविधान के अनुच्छेद। अब देखिए यहाँ पे पूरा नहीं देखेंगे, जिस इस टॉपिक से जो संबंधित है उसी को हम लोग देखेंगे, अनुच्छेद को। देखिए अनुच्छेद 111। अब देखिए पूछेगा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 1 में, याद रखिएगा। मतलब भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में देखिए, संसद को नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 2, याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछता है संसद को राज्यों की सीमा, नाम और क्षेत्र में बदलाव की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है, तो अनुच्छेद 3। मतलब संसद राज्य का नाम, सीमा और क्षेत्रफल बदल सकती है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट, नए राज्य के निर्माण हेतु प्रथम अनुसूची में संशोधन आवश्यक होता है। देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा कि नए राज्य के निर्माण हेतु संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करना जरूरी है, तब आप याद रखिएगा प्रथम अनुसूची में, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे इसी फैक्ट के रूप में। वैसे मुख्य अनुच्छेद हमने पिछले वाले वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट 50-60 अनुच्छेद थे हमने उसे करा दिया था, उससे बाहर नहीं आएगा आपको अनुच्छेद से क्वेश्चंस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित पॉइंट को। चलिए अब देखिए राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित पॉइंट को हम लोग देखेंगे उसी तरीके से जहाँ से प्रश्न बनता है। तो देखिए
15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त करने के समय भारत में दो इकाइयां थी, एक ब्रिटिश भारत और दूसरा देसी रियासतें, है ना। आपसे यह पूछ देगा कि उस समय कितने देसी रियासतें, तो 552। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रश्न यहाँ से नहीं बनेगा, सिर्फ ये बन सकता है, लेकिन मतलब यहाँ से नहीं बनेगा। प्रश्न जहाँ से बनेगा वहाँ हम आपको बताएंगे। इनमें से अधिकतर रियासतों ने भारत में विलय कर लिया, लेकिन एकीकृत प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता बनी रही। देखिए, इसमें से हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर ना बाकी रियासतें भारत में शामिल हो गई थी, लेकिन इनको भी विशेष तरीकों से ना भारत में शामिल कर लिया गया था। आपसे क्वेश्चन यही बनेगा कि कौन से रियासत खुद से शामिल नहीं हुए थे, तो हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, राज्य की पुनर्गठन की प्रारंभिक कोशिशें, है ना। अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं, मतलब राज्य पुनर्गठन से संबंधित टॉपिक को। तो देखिए पहला पॉइंट, एसके धर आयोग 1948 आपसे पूछेगा कि भाषाई आधार पर राज्य गठन की मांग पर विचार करने हेतु कौन सी कमेटी का मतलब गठन किया गया था, तो एसके धर कमेटी का गठन किया गया था। कब किया गया था, तो 1948 में किया गया था। आपसे पूछेगा कि इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो एसके धर को बनाया गया था, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब देखिए अब सिफारिश, इसने क्या सिफारिश की, इसने कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। मतलब इसने अस्वीकार कर दिया, मतलब भाषाई आधार को यह नकार दिया, कौन, इसके धर आयोग, और कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पे होना चाहिए। इस पॉइंट को ना ऐसे ही ध्यान रखेगा। आपको पूछ देगा कि भाषाई आधार पे राज्य गठन की मांग हेतु किस कमेटी का गठन किया गया, तो इसके धर कमेटी, और पूछेगा कि इसने क्या मतलब सिफारिश की, तो इसने कहा कि राज्यों का गठन भाषा नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए। लेकिन यह जो अपना मतलब सिफारिश दिया, यह सुझाव ना जनता को स्वीकार नहीं हुआ। आप देखेंगे इसी को लेकर ना बाद में और कमेटी बनी, उसके बाद आप देखेंगे आंदोलन भी हुआ। चलिए बाद में उसको देखेंगे, पहले हम लोग अगली कमेटी को देखते हैं। देखिए जेवीबी समिति कब बना, तो 1949 में बना। अब देखिए गठन, कांग्रेस द्वारा धर आयोग, एसके धर कमेटी कहा कि भाई प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन करिए, भाषा के आधार पर नहीं। उसकी समीक्षा के लिए ना मतलब कांग्रेस द्वारा एसके धर आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा है, तो इस कमेटी का गठन किया गया, याद रखिएगा। पूछेगा कि जेवीबी समिति में कौन सदस्य नहीं थे, तो सदस्य आपको याद होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारामैया, तीनों का नाम याद रखिएगा। सिफारिश, ये भी भाषाई पुनर्गठन को ना मतलब भाषाई आधार पर तत्काल अस्वीकार किया गया, है ना। मतलब इसका भी मानना था कि भाषाई मांग पर सही नहीं है, मतलब नेहरू, पटेल और सीतारामैया की समिति ने भाषाई मांगों को अस्वीकार कर दिया। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, तेलुगु आंदोलन और श्री रामुल्लू का बलिदान। अब इसको हम लोग देखेंगे, जब भाषाई आधार पे एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो आप देखेंगे कि 1952 में तेलुगु भाषा क्षेत्र के लिए अलग राज्य की मांग उठी, और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुल्लू ने आमरण अनशन कर दिया, और 56 दिन मृत्यु अनशन करने के बाद ना यह स्वर्ग सिधार गए। आपसे पूछेगा कि किन्होंने मतलब आमरण अनशन किया, मतलब भाषा के आधार पर राज्यों की मांग के लिए, तो नाम इनका याद रखिएगा, पोट्टी श्री रामुल्लू, है ना। अब नेक्स्ट, अब जब यह आंदोलन के कारण सरकार को झुकना पड़ा, जन आंदोलन के कारण, तभी आप देखेंगे ना कि पहला भाषाई राज्य का गठन 1953 में हुआ। आपसे पूछेगा कि पहला भाषाई आधार पर राज्य कौन सा राज्य को गठन किया गया, तो आंध्र प्रदेश को गठन किया गया, 1953 में किया गया। चाहे पूछेगा कि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर कब गठन किया गया, तो 1953 किया गया। ध्यान रखिएगा 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। देखिए डेट के साथ इसको याद रखिएगा, कभी पूछ दे कि किस डेट को किया गया, तो 1 अक्टूबर 1853 को। यह भारत का पहला भाषाई राज्य था, है ना। आपसे पूछेगा भारत का पहला भाषाई आधार पे जिस राज्य का गठन किया गया था वह कब किया गया था और कौन था, तो 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था और आंध्र प्रदेश था। और उस समय इसकी राजधानी कहाँ बनी, कुरनूल थी, याद रखिएगा उस समय इसकी राजधानी कुरनूल थी। नेक्स्ट पॉइंट, फजल अली आयोग 1953। अब हम लोग इसको देखेंगे, फजल अली आयोग को सबसे पहले यह पूछेगा कि फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1953 में। अब देखिए दिसंबर 1953 द्वारा केंद्र सरकार द्वारा मतलब इसका गठन किया गया। उद्देश्य क्या था, भाषाई आधार पर पुनर्गठन की समीक्षा करना, याद रखिएगा। नेक्स्ट,
आपसे प्रश्न कहाँ से बनेगा कि फजल अली आयोग के कौन मेंबर नहीं थे, सदस्य नहीं थे। तो सदस्य का नाम याद रहेगा तभी तो आप जानेंगे कि यह नहीं था। तो देखिए इस कमेटी का अध्यक्ष तो फजल अली थे, इसमें के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे इसके मेंबर। ये नाम याद रखिएगा, आपसे पूछ देगा कि फजल अली आयोग जिसका 1953 में गठन हुआ था, इसके कौन मेंबर नहीं थे, चाहे कौन मेंबर थे, तो दोनों को नाम याद रखना है, के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। अब देखिए फजल अली आयोग ने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया, तो आपको याद रहना चाहिए 1955 में किया, याद रखिएगा। क्या किया, क्या दिया इसने, तो भाषा के साथ साथ प्रशासनिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों पर भी विचार किया जाए, यह कहा, ठीक ना। मतलब भाषा, संस्कृति और प्रशासन और समाज सभी को ध्यान में रखकर यह 1955 में रिपोर्ट दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है ना। अब देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग मतलब अधिनियम 1956 को 1 नवंबर 1956 से लागू हो गया। मतलब देखिए कैसे, ऐसे पढ़िए कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 कब लागू हो गया, तो 1 नवंबर 1956 से लागू हो गया, याद रखिएगा। अब देखिए इस अधिनियम से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। आपसे पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, तो ध्यान रखिएगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया। अब देखिए यह भारत का सबसे बड़ा ना प्रशासनिक पुनर्गठन था। मेन यही याद रखिएगा, उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि उसके बाद अन्य राज्यों का निर्माण, कभी कभी पूछता है कि अन्य राज्यों का निर्माण कब कब हुआ, डेट, जैसे कि डेट आपको मिलाने के लिए देता है एग्जाम में, दे देगा आंध्र प्रदेश, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा कब बना, दे देगा 63, 60, 66। तो याद रखिएगा इसको कि आंध्र प्रदेश 1953 में, गुजरात 1960 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा को 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, देखिए मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972 में, सिक्किम 1975 में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987 में। डेट नहीं याद रखना है, वर्ष याद रखेंगे ना, तब मिलाने के लिए आएगा तो आप बना लीजिएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड इसको 2000 में, तेलंगाना को 2014 में। सिर्फ ईयर याद रखिए, डेट कितना याद रखेंगे कन्फ्यूजन हो जाएंगे। बट लगभग 90% मतलब प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है ना, सिर्फ ईयर आपको दे देगा मिलाने के लिए, तो आप साल याद रखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि अन्य संविधान प्रमुख संविधान संशोधन। अब देखिए 69वां संविधान संशोधन के तहत आप देखेंगे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। देखिए यदि आपसे पूछेगा कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए 69वां संविधान संशोधन। अब देखिए कहेगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में, याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछता है बार बार, तो इसको आप ऐसे ही ध्यान रखेंगे। अब देखिए हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है ना। अब हम लोग 40 MCQ इससे संबंधित देखेंगे। हमने यह शॉर्ट में मतलब लिख दिया है, उसका मतलब आप देख लीजिएगा कि मतलब जो हम लोग प्रशासनिक पुनर्गठन वाला देखे थे, इसको शॉर्ट में हमने बता दिया है कि इतना आप याद रखेंगे, बाकी आप खुद पढ़ लेंगे। उसके बाद अब हम लोग MCQ को देखेंगे, जो 40 MCQ हमारा है आज का। 3 सेकंड में आपको टाइम दूंगा और 3 सेकंड के अंदर ना आप प्रश्न को आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला MCQ हम लोग देखते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली का मूल तत्व क्या है? ऑप्शन ए विधायिका राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन बी कार्यपालिका राष्ट्रपति को उत्तरदायी होती है। ऑप्शन सी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन डी राष्ट्रपति कार्यपालिका का हिस्सा नहीं होता है। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। 3 सेकंड आपके पास टाइम है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर ना सी होगा, याद रखिएगा। मतलब कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, मतलब भारत की सरकार ना संसद को जवाब देती है, इस चीज को याद रखिएगा। और यही विशेषता ना संसदीय प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाने का मतलब काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी संघवाद की अवधारणा भारतीय संविधान में किस प्रकार परिलक्षित होती है? सेकेंड क्वेश्चन, ऑप्शन ए केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश देकर, राज्यों द्वारा संविधान संशोधन का प्रस्ताव देकर, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को स्पष्ट बंटवारे द्वारा, डी केंद्र द्वारा राज्यपाल के माध्यम से शासन करके। सोचिए इसका आंसर क्या होगा।
3 सेकंड आपके पास टाइम है। अब देखिए इसका आंसर ना सी होगा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के स्पष्ट बंटवारे द्वारा। मतलब केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार संविधान में तय है और दोनों सरकारें ना मिलकर विकास करती है। यही भारतीय सरकार की ना एक प्रकार से भारतीय संघ की खूबी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केसी वेयर ने भारतीय संघ को किस रूप में परिभाषित किया, है ना। चलिए ऑप्शन ए केंद्रीकृत संघ के रूप में, असामान्य संघ के रूप में, सी अर्ध संघात्मक राज्य के रूप में, डी सरकारी सहकारी गणराज्य के रूप में। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो अर्ध संघात्मक राज्य के रूप में, इसका आंसर सी होगा। अब देखिए उन्होंने कहा कि भारत पूरी तरह से संघीय नहीं है। क्यों? क्योंकि केंद्र के पास ना ज्यादा शक्ति है, इसीलिए इसे अर्ध संघात्मक राज्य से मतलब माना है। किसने? केसी वेयर ने। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान लचीलापन और कठोरता किस प्रकार दर्शाता है? ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन बी संविधान संशोधन प्रक्रिया में, ऑप्शन सी राज्यपाल की शक्तियों में, ऑप्शन डी संसद की विधायी शक्तियों में। सोचिए इसका आंसर क्या होगा कि भारत का संविधान लचीलापन और कठोरता किस प्रकार दर्शाने का काम करता है। 3 सेकंड में आप सोच लेंगे जैसे ही मैं ऑप्शन पढ़ूंगा। इसका आंसर बी होगा, संविधान संशोधन मतलब संशोधन प्रक्रिया में। मतलब कुछ संशोधन केवल संसद से होते हैं, कुछ में राज्यों की सहमति भी चाहिए, इसीलिए यह संतुलन बना रहता है लचीलापन और कठोरापन का। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत राज्यों का संघ होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1(1) में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2 में, अब क्या बोलते हैं, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4 में। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर ये होगा अनुच्छेद 1(1) में। अब देखिए यह भारत की संघीय पहचान बताता है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट ने अर्थात नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा आयोग भाषाई आधार पर राज्य गठन का विरोधी था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए फजल अली आयोग, ऑप्शन बी जेवीबीपी समिति, ऑप्शन सी एसके धर आयोग, ऑप्शन डी एसआरसी द्वितीय आयोग, है ना। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसका आंसर ना सी होगा, एसके धर आयोग। आप कहेंगे कि यह भी था, यह भी भाषाई आधार पे मतलब स्वीकार नहीं किया था, लेकिन कब? जब इसके बाद एसके धर आयोग मतलब जो सुझाव दिया कि भाषा के आधार पे नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पे हो, सबसे पहले इसी ने यह बताया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू और ये वल्लभ भाई और ये सीतारामैया जो समिति कमेटी में थे, जेवीपी समिति में ने, इसने भी भाषा आधार पे ना अस्वीकार किया था। लेकिन यदि एक दोनों में मतलब आंसर पूछे ना तो आप इसी को आंसर करिएगा, एसके धर आयोग। याद रखिएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। जेवीपीपी समिति में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू मतलब पंडित नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी मौलाना आजाद, ऑप्शन डी पटाभी सीतारामैया। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर सी होगा। याद रखिएगा मौलाना आजाद। ये 3 लोग शामिल थे, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पटाभी सीतारामैया, है ना। इनका उद्देश्य क्या था? इसके धर आयोग के रिपोर्ट की समीक्षा करना। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश का गठन किस ऐतिहासिक घटना के बाद हुआ? पहला ऑप्शन फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पे, ऑप्शन बी जेवीपी समिति की स्वीकृति के बाद, ऑप्शन सी पुटल्लू सिरमल्लू के आमरण अनशन के बाद, है ना, ऑप्शन डी संविधान संशोधन के तहत। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। आंध्र प्रदेश का गठन किस ऐतिहासिक घटना के बाद हुआ था? 3 सेकंड हो चुका और इसका आंसर सी होगा, पट्टू श्रीरामल्लू के आमरण अनशन के बाद। देखेंगे क्या, इन्होंने 56 दिन तक उपवास किया, उसके बाद यह स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद सरकार को ना नया राज्य बनाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू होने के पश्चात भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने? ऑप्शन ए 13 राज्य 5 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन बी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी 15 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन डी 12 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी होगा, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, है ना।
देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो मतलब हुआ था, उसके तहत आप देखेंगे ना कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की गठन की बात की गई और यही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फजल अली आयोग की सिफारिशों में कौन सा कारक प्रमुख था, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग, केवल भाषा का आधार पे, केवल प्रशासनिक सुविधा, सांस्कृतिक सामाजिक और प्रशासनिक सभी, आर्थिक, डी आर्थिक स्थिति। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर सी होगा, सामाजिक सांस्कृतिक और प्रशासनिक सभी। मतलब आयोग ने सिर्फ भाषा के आधार पर नहीं देखा, बल्कि प्रशासनिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आधार भी देखा, और यह सबसे संतुलित दृष्टिकोण था, इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए संसद की मंजूरी, ऑप्शन बी राज्यसभा में बहुमत, ऑप्शन सी प्रथम अनुसूची में संशोधन, ऑप्शन डी राष्ट्रपति की सहमति। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। मतलब संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक है, सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर सी होगा, प्रथम अनुसूची में संशोधन। देखिए राज्यों की जानकारी संविधान की पहली अनुसूची में दी गई है, इसीलिए सीमाएं बदलने के लिए ना यह संशोधन आवश्यक है, और यह कार्य कौन करता है, संसद करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए सिक्किम को राज्य का दर्जा देना, ऑप्शन बी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित करना, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देना, ऑप्शन डी भाषा के आधार पर पुनर्गठन। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर बी होगा, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देना। अर्थात इसका जब भी मतलब 69 थी 69वें संविधान संशोधन का मतलब बात आएगी तो याद रखिएगा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया इससे, ठीक ना। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आप देखेंगे कि दिल्ली में पुलिस और भूमि जैसा विषय ना राज्य के पास नहीं है, बल्कि यह केंद्र के पास है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि पुलिस और भूमि ना केंद्र के पास है दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट अर्थात नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय प्रतीकों की कानूनी मान्यता कब दी गई। जो राष्ट्रीय प्रतीक जो हम लोग पढ़े थे पहले, अभी थोड़ी देर पहले, उसकी कानूनी मान्यता कब दी गई। तो ऑप्शन ए संविधान के लागू होने के साथ साथ, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी अलग अलग समय पर, ऑप्शन डी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, है ना। अब सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम बताते हैं, इसका आंसर सी होगा, अलग अलग समय पर दिया गया। मतलब सभी प्रतीकों को एक साथ मान्यता नहीं दी गई, जैसे कि ध्वज 1947 में, राष्ट्रगान 1950 में, राष्ट्रीय नदी 2008 में, है ना। मतलब सबके अपने अपने समय रहे हैं, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन गण मन को राष्ट्रीय गायन का दर्जा कब प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए 3 सेकेंड हो चुका होगा, आपका आंसर होगा सी, मतलब 24 जनवरी 1950। यह संविधान मतलब कहने का मतलब है कि इसे पहली बार जन गण मन को आप देखेंगे कि 1911 में मतलब गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम किस लेखक की रचना है और किस पुस्तक से ली गई थी। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि से, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ से, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत गौरव से, ऑप्शन डी दिनकर राष्ट्रगीत से। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। हम लोग इससे पहले देखे थे, मतलब जब पढ़े हैं, तो इसका आंसर बी होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने रचना आनंद मठ से वंदे मातरम गीत को लिया था। याद रखिएगा यह गीत बंगाल में स्वतंत्रता आंदोलन का ना प्रतीक बना और इसीलिए इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला। इसका भाव ना भारत माता की वंदना का दृष्टिकोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर की शुरुआत कब से मानी जाती है। एक ऑप्शन ए 21 मार्च 1957, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1950, ऑप्शन सी 22 मार्च 1957, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1952। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया। आपके पास 3 सेकंड था, हो गया। इसका आंसर सी होगा, 22 मार्च 1957। अब देखिए यह शक संवत पर आधारित है, इस चीज को याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि यह किस पर आधारित है,
तो शक संवत पे आधारित है और पहला महीना किसे माना जाता था? चैत्र को, है ना। अंतिम महीना फाल्गुन को, याद रखिएगा कि ये दोनों याद रखिएगा, पहला महीना चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन ए 4:3, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 3:2, ऑप्शन डी 5:3। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। 3 सेकेंड आपके पास टाइम है। इसका आंसर होगा सी 3:2, मतलब झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात न 3:2 होता है और यह सभी जगह एक समान होता है। मतलब संविधान सभा ना इसे आप देखेंगे 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, मतलब स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस देशी रियासत का विलय पुलिस कार्रवाई द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी जूनागढ़, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी भोपाल। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। बहुत आसान है, चलिए इसका आंसर मैं बताता हूं। इसका आंसर सी होगा, पुलिस कार्रवाई द्वारा, मतलब हैदराबाद का। देखिए निजाम जो था ना हैदराबाद का, वो भारत में नहीं मिलना चाहता था। भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो किया और इसके बाद जो हैदराबाद था वो भारत का हिस्सा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय कैसे हुआ? ऑप्शन ए सैनिक दमन द्वारा, ऑप्शन बी जनमत संग्रह द्वारा, ऑप्शन सी शाही घोषणा द्वारा, ऑप्शन डी संसद अधिनियम द्वारा। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए हो गया 3 सेकेंड टाइम। इसका आंसर बी होगा, जनमत संग्रह द्वारा। देखिए यहाँ का नवाब ना पाकिस्तान जाना चाहता था, जनता, जबकि जनता भारत में रहना चाहती थी, इसीलिए जनमत कराया गया और जनता ने किसको चुना? भारत को चुना और फिर जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1952। इसका आंसर क्या होगा? सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए 3 सेकेंड हो गया। इसका आंसर बी होगा 1955। यह मतलब आप देखेंगे ना, जो फजल अली आयोग का गठन 1953 में हुआ था, जबकि यह अपनी रिपोर्ट 1955 में दिया था। मतलब इसने भाषा के साथ साथ अन्य आधारों को भी मान्यता दी गई थी और इसी के रिपोर्ट के आधार पर ना 1956 में राज्य पुनर्गठन का मतलब निर्माण किया गया था और तब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों के प्रवेश की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए 3 सेकेंड आपके पास टाइम है। इसका आंसर होगा बी। देखिए प्रश्न का ऑप्शन हम पढ़ेंगे, आप आंसर सोच लीजिएगा, है ना। अब देखिए ऑप्शन 2, मतलब संसद को अधिकार है कि वह भारत के बाहर से किसी नए राज्य को शामिल कर सके, जैसे सिक्किम को 1975 में भारत में ना शामिल किया गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? क्वेश्चन बहुत आसान है। ईशावास्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर ना बी होगा, मुंडको उपनिषद से मतलब लिया गया था, है ना। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। यह हमारे राज्य चिन्ह जो अशोक स्तंभ है ना, उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को मान्यता किस तिथि को दी गई? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 27 दिसंबर 1911। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को मान्यता किस तिथि को दी गई? 3 सेकेंड आपके पास हो गया। इसका आंसर ये होगा 24 जनवरी 1950 को। आप देखेंगे ना कि 24 जनवरी 1950 को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया जन गण मन को मतलब एक प्रकार से मतलब राष्ट्रगान की मान्यता दिया गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात 24 नंबर, इसके धर आयोग का मुख्य निष्कर्ष क्या था? ऑप्शन ए राज्यों का गठन भाषाई आधार पर हो, ऑप्शन बी राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हो, ऑप्शन सी राज्यों को अधिक स्वायत्तता दी जाए, ऑप्शन डी राज्यों को समाप्त कर दिया जाए। सोचिए इसका मतलब अब मतलब आंसर क्या होगा। 3 सेकेंड में सोचिए इसका आंसर।
चलिए इसका आंसर बी होगा, राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हो। देखिए इसके धर आयोग ना मतलब भाषा के आधार पे राज्यों के गठन से इनकार कर दिया था, है ना। इसने सुझाव दिया था कि राज्य बनाने में ना प्रशासनिक सहूलियत होनी चाहिए, इसलिए प्रशासनिक सुविधा के आधार पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत नहीं बना था, है ना। अब देखिए महाराष्ट्र, मणिपुर, केरल, मध्य प्रदेश, सोचिए इसका आंसर क्या होगा। आपको जरूर मतलब आसान प्रश्न है, आप बना लिए होंगे। इसका आंसर बी होगा, मणिपुर। मणिपुर 1972 में राज्य बना था, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम में इसका नाम नहीं था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। पहला पॉइंट, ए ऑप्शन, जन गण मन का प्रथम गायन 1911 में हुआ था। ऑप्शन बी, वंदे मातरम को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत घोषित किया। ऑप्शन सी, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगान है। ऑप्शन डी, राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकेंड है। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न को थोड़ा बेहतर तरीके से मतलब पढ़िएगा, गलत हम पूछ रहे हैं, कौन सा कथन गलत है, इस संदर्भ में आप आंसर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी होगा, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगान नहीं बल्कि यह भारत का राष्ट्रगीत है ना। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है, यही दोनों में अंतर है। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है और जन गण मन राष्ट्रगान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान अत्यधिक कठोर और अत्यधिक लचीले के बीच संतुलनपूर्ण है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी, गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन सी, कैसी वेयर, है ना। अब सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए 3 सेकेंड आपके पास टाइम है, बताइए। इसका आंसर सी होगा, है ना। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान न तो पूरी तरह कठोर है और न ही पूरी तरह लचीला, मतलब इसमें संशोधन प्रक्रिया दोनों तरह की है, आसान और कठिन, इसीलिए इसे संतुलित बनाया गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को कठोर संघीय ढांचे में नहीं ढाला गया, यह विचार किसका है ना। तो देखिए डॉक्टर अंबेडकर का, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू का, ऑप्शन सी पटाभी सीतारमैया का, ऑप्शन डी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। 3 सेकेंड के अंदर आप इसे सोच सकते हैं। इसका आंसर ये होगा, डॉक्टर अंबेडकर का। मतलब डॉक्टर अंबेडकर ने मतलब यह शब्द को बोला था कि भारत के संविधान को कठोर संघीय ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह विचार इनका था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है ना। गीता से, ऋग्वेद से, मुंडकोपनिषद से, महाभारत से। तो इसका आंसर सोचिए क्या होगा। इसका आंसर सी होगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत बनाए गए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या थी। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 4। सोचिए इसका आंसर क्या है, बहुत आसान प्रश्न है। इसका आंसर बी होगा, मतलब इस अधिनियम के तहत, मतलब 1956 पुनर्गठन अधिनियम के तहत 14 राज्य, है ना, और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। पूछ क्या रहा है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, तो इसका आंसर 6 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए, एसके धर आयोग 1948 में और जेवीपीपी समिति 1949 में। ऑप्शन सी, फजल अली आयोग 1953 में। एसआरसी द्वितीय आयोग 1960 में। सोचिए कौन सा सम्मिलित नहीं है। चलिए इसका आंसर डी होगा। आपको याद होगा कि एसके धर 1948 में, जेवीपी समिति 1949 में और फजल अली आयोग का गठन 1953 में। तो बचता कौन है, यही ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनमत संग्रह द्वारा भारत में सम्मिलित होने वाली रियासत कौन थी। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी जूनागढ़, ऑप्शन डी त्रावणकोर। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। जनमत संग्रह याद रखिएगा, तो जनमत संग्रह के द्वारा आपको बखूबी याद होगा, इसका सी होगा, जूनागढ़। आप देखेंगे हैदराबाद पुलिस कार्रवाई द्वारा ऑपरेशन पोलो के माध्यम से, कश्मीर आप देखेंगे विलय पत्र पे हस्ताक्षर के द्वारा शामिल किया गया था, जबकि जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति को नियंत्रक नहीं बल्कि संवैधानिक प्रमुख क्यों माना जाता है। ऑप्शन ए, क्योंकि वह कार्यपालिका प्रमुख नहीं है।
ऑप्शन बी क्योंकि उसकी नियुक्ति नहीं होती, ऑप्शन सी क्योंकि वह नाम मात्र का प्रमुख होता है, ऑप्शन डी क्योंकि वह विधायिका को भंग नहीं कर सकता। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन में से ही आंसर देना है, याद रखिएगा, अपने मन से मत सोचिएगा। देखिए इसका आंसर सी होगा, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। नेक्स्ट पॉइंट अर्थात नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है ना। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। सोचिए इसका आंसर क्या होगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति मतलब जिम्मेदार होती है, चाहे उत्तरदायी होती है, तो इसका आंसर सी होगा, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघीय शासन की सबसे बड़ी पहचान क्या मानी जाती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन बी द्वैध न्यायपालिका, ऑप्शन सी केंद्र और राज्य की दोहरी सरकार, ऑप्शन डी स्वतंत्र चुनाव आयोग। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। 3 सेकेंड आपके पास टाइम है। चलिए इसका आंसर सी होगा, केंद्र एवं राज्य की दोहरी सरकार। मतलब भारत में ना केंद्र और राज्य की दोहरी सरकार है और दोनों के पास अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं और यह संघीय ढांचे की ना मूल पहचान है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया, ऑप्शन सी राधा कृष्णन, ऑप्शन डी भीकाजी कामा। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर बी होगा, पिंगली वेंकैया। यह स्वतंत्रता सेनानी और डिजाइनर थे। आप देखेंगे कि इन्होंने 3 रंगों वाला तिरंगा प्रस्तावित किया था। संविधान सभा इसे 22 जुलाई 1947 को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को भारत सरकार ने कब स्वीकार किया। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी 22 मार्च 1957 को। याद रखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 3 सेकंड आपके पास टाइम है। देखिए इसका आंसर सी होगा, 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया था। याद रखिएगा, यही दिन है जब भारत गणराज्य बना। इस दिन इसे आधिकारिक रूप से अपनाया गया है ना, और यह सारनाथ से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 38, संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य के किस तत्व को बदला नहीं जा सकता। ऑप्शन ए नाम, ऑप्शन बी क्षेत्रफल, ऑप्शन सी सीमा, ऑप्शन डी सरकार की स्वायत्तता, है ना। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए सरकार की स्वायत्तता को नहीं बदला जा सकता, इसका आंसर डी होगा। मतलब संसद राज्य का नाम बदल सकती है, क्षेत्रफल बदल सकती है, सीमा बदल सकती है, लेकिन वह राज्य की आंतरिक स्वायत्तता को समाप्त नहीं कर सकती। यही संघवाद की सुरक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसके धर आयोग ने किस आधार को प्राथमिकता दी। ऑप्शन ए भाषाई, ऑप्शन बी सांस्कृतिक, ऑप्शन सी प्रशासनिक सुविधा, ऑप्शन डी सामाजिक संरचना। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर सी होगा, प्रशासनिक सुविधा। उन्होंने कहा कि राज्य इस तरीके से बनने चाहिए जिससे शासन चलाने में सुविधा हो, और भाषा को उन्होंने गौण विषय माना। लेकिन बाद में आप देखेंगे जनता की भावना ना भाषा के आधार पर ही थी। मतलब रामोल्लू श्रीरामुल्लू पोट्टू को अब जो 56 दिन के बाद देखेंगे वो स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद पहले भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश का ना गठन किया गया था, लेकिन इसके धर आयोग ने भाषा को अस्वीकार कर दिया था और इन्होंने कहा था कि राज्य का गठन भाषा प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह नए राज्यों का निर्माण या विलय कर सकती है। चलिए ऑप्शन ए अनुच्छेद 2, ऑप्शन बी अनुच्छेद 1, ऑप्शन सी अनुच्छेद 4, ऑप्शन डी अनुच्छेद 3, है ना। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर डी होगा। मतलब संसद को अधिकार है कि वह नए राज्य बना सकती है या किसी राज्य को विभाजित या विलय कर सकती है। इसके लिए राष्ट्रपति द्वारा राज्य से राय लेना मात्र आवश्यक होता है, ठीक ना। अब देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछा कि किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों का निर्माण या विलय कर सकती है, तो सीधा याद रखिएगा ना अनुच्छेद 3। बाकी कोई चीज़ जानने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे वह यह नहीं पूछेगा कि क्यों और कैसे, बस फैक्ट याद है, टिक करिए, आगे निकलिए। दोस्तों हमने इस टॉपिक से रिलेटेड 40 MCQ करने का प्रयास किया और आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके से मैं प्रत्येक टॉपिक को कराते चलूँगा
सबसे पहले कॉन्सेप्ट विथ फैक्ट और उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यू। तो ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।